हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था स्टाफिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस हम लोग सब कवर कर चुके हैं। देन आज हम लोग पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्टाफिंग के। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट, सेकंड वन इज़ सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग में एक्चुअली में रिक्रूटमेंट क्या होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन से रिक्रूटमेंट क्या होता है, यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एक तरह क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, प्रक्रिया। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है, खोजना। ठीक है, अट्रैक्टिंग एंड इंकरेज पोटेंशियल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब सीधा मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ जिसमें काम करने की क्षमता है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए क्या ले, इंटरेस्ट ले। इसी को क्या बोला गया, रिक्रूटमेंट बोला गया। फिर से देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानना, अट्रैक्टिंग एंड इंकरेजिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। मतलब इंकरेजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, क्या, पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो जिसमें काम करने की क्षमता है। ठीक है, जिसमें काम करने की क्षमता है टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और काम करने के लिए क्या करे, इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, रिक्रूटमेंट बोला गया। देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या है। आपको जो भी डेफिनेशन अच्छा लगेगा वो आप याद कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर में, आसानी से मिल सकता है आपको। ठीक है, तो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है रिक्रूटमेंट का। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो क्या बोल रहा है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, रिक्रूटमेंट क्या है, इसमें भी रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ मतलब भावी एम्प्लॉयज़, मतलब जिसमें काम करने की क्षमता है वही, या ठीक है, क्या बोला गया, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग मतलब उस एम्प्लॉयज़ को खोजना, फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ मतलब जिसमें काम करने की क्षमता है, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोत्साहन करना। ठीक है, कि प्रोत्साहित करना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए और काम करने के लिए इंटरेस्ट लीजिए, आप काम करने के लिए क्या है, कैपेबल है, आपके पास क्षमता है, इतना सारा पैकेज मिलेगा। तो ये किसी भी तरह से अटैक करना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए और काम कीजिए, उसी को क्या बोला गया, रिक्रूटमेंट बोला गया। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फीचर्स क्या है रिक्रूटमेंट के, वो हम लोग देखते हैं। तो फीचर्स क्या है रिक्रूटमेंट के, वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट फीचर्स, रिक्रूटमेंट आकर होता कैसा है, तो फीचर्स क्या है, पॉजिटिव फंक्शन। अब हम लोगों ने सिलेक्शन में पढ़ा था ये क्या था, नेगेटिव फंक्शन था। तो ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग हमारे लिए जॉब करने के लिए क्या करें, अप्लाई कर दे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या बोला गया, इसको पॉजिटिव फंक्शन बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। अब जाहिर सी बात है कोई भी एम्प्लॉयज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी, देखते हो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, कंटिन्यूस वैकेंसी निकालती है, साल में 2 साल में। ठीक है, तो हमेशा कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता ही रहता है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट क्या है, लिंक एक्टिविटी। लिंक एक्टिविटी का मतलब क्या है, लिंकिंग एक्टिविटी, ब्रिंग टुगेदर कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयर। मतलब कि एक रिक्रूटमेंट ही एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब काम करवाने वाला और काम करने वाला आपस में मिलते हैं और जुड़ते हैं। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है, एक लिंकिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी लिंकिंग एक्टिविटी है, तो रिक्रूटमेंट। सिंपल। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इन्वॉल्व है। रिक्रूटमेंट हर जगह इन्वॉल्व है, मतलब टेक प्लेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप स्कूल में हो, वहाँ पर भी जिन लोगों की ज़रूरत होती है, कॉलेजेस में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिल ही जाएगा। वहाँ बिना एम्प्लॉयज़ के काम हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है, परवेसिव फंक्शन है। एंड लास्ट वन क्या है, टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का कहने मतलब क्या, कि एक एम्प्लॉयज़
काम को अटैक करवाने वाला, दूसरा काम करने वाला। तो क्या है, दोनों तरफ से, जब तक आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, जब तक आप खुद काम करने के लिए इंटरेस्टेड ना हो या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए ना है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस, टू वे प्रोसेस है। यही तो ऊपर है, फीचर्स का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट कैसा है, यही तो बताते हैं। ये तो कैसा है, टू वे प्रोसेस है। क्लियर है, फीचर्स हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए, रिक्रूटमेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। कितने, मिनिमम दो होते हैं, और भी एक होता है, वो नॉर्मली होता है, लेकिन आपके लेवल पे जो होता है वो दो होता है, लेकिन हम सारे पढ़ाएंगे आपको तीन, ठीक है, तीन नहीं चार। देखते हैं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कितने तरह से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोग देखते हैं। देखिए, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब समझिए कि टाइप्स होता है रिक्रूटमेंट करने के, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, इंटरनल रिक्रूटमेंट। मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन कर कर या फिर ट्रांसफ़र कर कर हम क्या करते हैं, अपने वैकेंट जॉब है, मतलब जो खाली जगह है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या करते थे, उसको जॉब को फुलफ़िल कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है, मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉयज़ हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चला गया, तो हमारे पास पहले से एम्प्लॉयज़ है, उसको क्या करेंगे, प्रमोशन करके प्रमोशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रमोशन करके या ट्रांसफ़र कर कर अपने वैकेंट जॉब को, जो भी खाली जगह उसको भर देना, इसको कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसी का अपोजिट क्या होगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मतलब जो खाली जगह है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों की जो ज़रूरत है, हम बाहर से हायर करते हैं, ठीक है। बाहर से हायर करने का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं या बाहर से किसी के थ्रू मिल गया हमको, ठीक है। तो बाहर से जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब होगा तो वो कैसा रिक्रूटमेंट होगा, एक्सटर्नल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब हम वैकेंट जॉब को भर देंगे प्रमोशन करके या ट्रांसफ़र कर कर, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट देखिए कैसे होता है, एक होता है प्रमोशन के थ्रू, दूसरा होता है ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। या तो प्रमोशन कर दिए या एक जगह से दूसरे। प्रमोशन में क्या होता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी एंड वेजेस सब कुछ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र में क्या होगा, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होगा, बस एक जगह से दूसरे जगह आप चले जाइएगा, ठीक है। तो एक होता है डिमोशन। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको क्या कर दिए, डिमोट कर दिए, ठीक है। डिमोट करने का मतलब क्या होता है, डिमोट करने का मतलब क्या होता है, डिमोट करने का मतलब कि अपर लेवल जॉब पे आप काम कर रहे थे, वो अच्छा काम नहीं किया, उसको लिए डिमोशन कर दिए। तो वैसे भी वैकेंट जॉब को क्या कर दिया जाता है, अच्छा भर दिया जाता है, फुलफिल कर दिया जाता है। एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ये भी एक तरह का क्या होता है, पहले से एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करते हैं, ओल्ड एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं हम लोग, बुला लेते हैं कॉल कर कर, या फिर पहले से एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। तो ये चीज़ होते रहता है, ठीक है। जो मान लीजिए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है, कोई जॉब खाली हुआ तो उसको क्या कर दिया, हम बुला लिए, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज़ हैं, उसी को हम क्या कर दिए, अपने जॉब पे फिर से रख लिए, तो वैसे बोलते हैं ओल्ड एम्प्लॉयज़। तो इस तरह से भी हम वैकेंट जॉब को फुलफिल कर सकते हैं। देन आते हैं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। हम क्या बताएं, दो तरह का मेथड होता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, दूसरा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब देखते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, तो डेफिनेशन से हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स इंक्लूड्स पर्सनल ऑलरेडी ऑन द पे रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि क्या होता है कि इंटरनली सोर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या कहते हैं, इंक्लूड्स पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सब एम्प्लॉयज़ को, जब एक एम्प्लॉयज़ की बात करी जाएगी तो एक एम्प्लॉयज़ होगा, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ की जब बात की जाएगी तो उसको पर्सनल बोला जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, इंटरनल सोर्स इंक्लूड्स पर्सनल ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मतलब उन सारे एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है जो ऑलरेडी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। डैट इज़ इट्स प्रेजेंट वर्किंग फोर्स, मतलब कि जो हमारा प्रेजेंट वर्किंग फोर्स से पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है। वेन एवर एनी वैकेंट जॉब वर्कर्स, जब भी खाली वैकेंसी जब होता है या फिर जब कोई भी जगह खाली रहता है काम करने के लिए, समबडी फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अपग्रेडेड, मतलब कि अंदर ही के लोग, अंदर ही के एम्प्लॉयज़ या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसको क्या कर दिया जाता है, अपग्रेड करके, मतलब प्रमोशन समझ लीजिए, या फिर ट्रांसफ़र करके या प्रमोटेड करके या समटाइम डिमोटेड करके उस वैकेंट जॉब को क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। इतना डेफिनेशन नहीं याद हो रहा है, बस इतना ही याद रखना है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन कर कर, ट्रांसफ़र कर कर या डिमोटेड करके उस वैकेंट जॉब को फुलफ़िल कर जाता है। वैसे रिक्रूटमेंट को ही इंटरनल रिक्रूटमेंट कहा जाता है।
अब मेरिट्स क्या है, क्या क्या फ़ायदे इंटरनल रिक्रूटमेंट करने के और क्या नुकसान है, हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो कुछ फ़ायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे, तो एक एक चीज़ कर पढ़ते हैं। पहला क्या है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन बूस्ट अप। जाहिर सी बात है, कोई भी एम्प्लॉयज़ को अंदर ही से जब ट्रांसफ़र मिलेगा या प्रमोशन होगा तो उसका मोटिवेशन क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे कि वो मोटिवेट होंगे कि नहीं, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड होंगे कि नहीं नहीं, अच्छा काम करने पर उसका जब प्रमोशन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो सब अपना 110% क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, अपना मन लगा काम करेंगे ताकि उनको क्या मिले, प्रमोशन मिले। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज़ इन द एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर जाहिर सी बात है, अगर अंदर ही के लोगों को क्या करेगा, प्रमोशन मिलेगा या फिर ट्रांसफ़र होगा या फिर हायर लेवल अथॉरिटी के लिए उसको प्रिपेयर किया जाएगा, तो अंदर के एम्प्लॉयज़ क्या होगा, मोटिवेट होंगे, काम करेंगे अच्छे से, उनकी लॉयल्टी कंपनी के प्रति और बढ़ जाएगी कि बाहर से ना लाकर क्या कर दिया, हमारे अंदर ही के लोग को प्रमोशन किया जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद किए। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब जाहिर सी बात है, अंदर ही के एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन कर दिए या फिर ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हमको कॉस्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारा कोई भी तरह का खर्चा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सस्ते में हम लोग निपट जाएंगे। थर्ड पॉइंट, सिंप्लीफाइड प्रोसेस। मतलब कि ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस होता है क्योंकि आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जानते हैं अच्छे तरीके से और सिंपली तरीके से ट्रांसफ़र कर दिए या प्रमोशन कर दिए, एक कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इन सारी चीज़ों में। फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड पीपल। मतलब हमको पहले ही से उस एम्प्लॉयज़ के बारे में पता है कि ये एम्प्लॉयज़ कैसा है, काम करने में कैसा है, उसी का तो हम प्रमोशन करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हमको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक अच्छा एम्प्लॉयज़ है या फिर ख़राब है, हमको पहले से पता है कि ये एम्प्लॉयज़ कैसा है काम करने में। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलायबिलिटी। एंड सिक्स पॉइंट क्या है, टाइम सेविंग। मतलब कि टाइम बचा सकते हैं हम इस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। नहीं तो हमको हायर करने में, एक अच्छा एम्प्लॉयज़ हायर करने में बाहर से अगर जाएंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, फिर बहुत सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन फॉल फिर करवाना, डेट पे डेट, फिर सिलेक्शन करना, बहुत मेडिकल चेकअप, बहुत सारी चीज़ें झंझट हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमको इंटरनल रिक्रूटमेंट थ्रू क्या कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, ऑलरेडी फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयज़ वो काम करने के लिए आएंगे तो वो पहले ही से ऑर्गेनाइजेशन से क्या रहेंगे, फैमिलियर रहेंगे, उनको पता होगा कि कौन सा काम कहाँ पे होता है, कौन किसके अंडर में काम करता है, कौन हमारा सीनियर है, कौन हमारा जूनियर है, किसका कैसा नेचर है, तो उसको काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा इन कंपेरिजन टू अदर एम्प्लॉयज़ जिसको हम बाहर से हायर करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तब। अब कुछ डिमेरिट्स भी होंगे, तो देखते हैं डिमेरिट्स क्या है। लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे पास जो भी नया टेक्नोलॉजी है, नया फ्रेश टैलेंट है, हमारे पास कोई भी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, पहले ही से जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी का प्रमोशन करके हमने हायर अथॉरिटी पे डाल दिया। तो क्या हमारे पास कोई फ्रेश टैलेंट आया, नया सोच आया, नहीं, पहले ही के लोग जैसे काम कर रहे थे वैसा ही चलता रहेगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, इंकरेज फेवरेटिज्म। अब जाहिर सी बात है, जो भी सीनियर जो होगा वो प्रमोशन जो करेगा या फिर डिमोशन करेगा या फिर ट्रांसफ़र करेगा, तो जो उसके लिए फेवरेटिज्म, जिसको वो पसंद करता होगा उसी का प्रमोशन वो करना चाहेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सही नहीं होता है। ठीक है, तो फेवरेटिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल जाएगा। ये चीज़ जो बेनिफिशियल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग प्रमोटेड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड चॉइस। जो आपके पास एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है। मतलब जितना है एम्प्लॉयज़ उसी में से आपको किसी ना किसी को प्रमोटेड करके क्या करना है, अपने एप्लीकेंट जॉब को फुलफिल करना पड़ेगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, जो नया ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पहले से एम्प्लॉयज़ ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो पहले से एम्प्लॉयज़ जब नहीं है तो वो वैकेंट जॉब को बढ़ेगा कैसे। तो ये कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सही चीज़ नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेजेस कॉन्फ्लिक्ट एमंग द एम्प्लॉयज़। अब क्या होगा कि अब मान लो 5 लोग हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनमें से एक का प्रमोशन हुआ बाकी का नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपस में क्या होंगे, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि वो बोलेंगे क्या कि उसका प्रमोशन हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। तो क्या होगा, ये चीज़ बहुत सारी दिक्कत आ सकती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक डिमेरिट्स है। एंड लास्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अब कोई भी एम्प्लॉयज़ को हम बार बार ट्रांसफ़र करेंगे
एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या वो अपना काम सही से कर पाएगा? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और एट द एंड वो अपना क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ देगा या फिर रिज़ाइन कर देगा, तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। एक एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे डिमेरिट्स पॉइंट थे हमारे रिक्रूटमेंट के। क्लियर है? अब देखते हैं, जाहिर सी बात है, पहले तो हम लोग ने पढ़ लिया क्या रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह के होते हैं, कौन कौन, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट भी करने का क्या है, मेथड्स है। तो क्या है, पहला मेथड क्या है, ट्रांसफ़र, दूसरा क्या है, प्रमोशन, ठीक है, या फिर डिमोशन। तो ये सारे मेथड के थ्रू हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं। अब दूसरा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्या होगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बाहर से जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोला जाता है। देखते हैं और जल्दी टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखिए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स सीकिंग कैंडिडेट्स, क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व सीकिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिलफिल वैकेंट जॉब पोजीशन। मतलब कि बाहर से जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लाएंगे, बाहर से किसी भी एम्प्लॉयज़ को जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे तो और अपने वैकेंट जॉब पर जो भी खाली जॉब है उसको भरेंगे, तो उसको क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जॉब बोर्ड वेबसाइट जैसे लिंक्डइन होता है, मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत, तो वहाँ पे आप अगर इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, और क्या हो सकता है, मेथड से ये सब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के। कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है और डायरेक्ट लोगों को पैकेज ऑफर करती है। ठीक है, तो इस तरह से भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, इसका मतलब क्या है कि किसी का रिकमेंडेशन से कि हाँ मेरे और मेरे जान पहचान में कोई है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वैकेंट जॉब को फुलफ़िल कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से के थ्रू आप एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग के थ्रू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब ये भी एक तरह का क्या होता है, साइट होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आपको एम्प्लॉयज़ के, किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उस वहाँ पे आप डालोगे मतलब कि इन्फॉर्मेशन, तो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कहीं से भी मतलब किसी को मिल गया तो वो वहाँ से हम उठा कर ला सकते हैं। एंड लास्ट वन, एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न के थ्रू एडवर्टीजमेंट करके भी हम अपने वैकेंट जॉब को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के होते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हम लोग देखते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने के। तो फर्स्ट, क्वालिफाइड पर्सनल। अब जाहिर सी बात है, जो बाहर से हम कैंडिडेट हायर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा और नया सोच के साथ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जितने ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ज़्यादा बेटर है। फ्रेश टैलेंट, नया लोग आएंगे तो नया चीज़ लेकर आएगा। कैंडिडेट विद देयर न्यू आइडियाज़ एंड एनर्जीज, जाहिर सी बात है नए लोग आएंगे तो क्या आएंगे, नए एनर्जीज नए आइडियाज़ लेकर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म, अब इसमें तो क्या है, फेवरेटिज्म करने को कोई चांसेस नहीं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हायर किया जाएगा अपने मेरिट पे किया जाएगा। एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अब जो भी बाहर से एम्प्लॉयज़ आएंगे वो नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनमें हाई रहेगा क्योंकि उनको जॉब मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा करना चाहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बहुत ही बेनिफिट्स है किसके लिए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। वाइडर टैलेंट पूल, मतलब कि हमको जब ऑप्शन मिलता है अपने वैकेंट जॉब को भरने के लिए तो हमको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, उनमें से हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हैं क्या, अपने खाली जॉब को भरने के लिए। इसी को एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट थ्रू किया जा सकता है। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, देखते हैं क्या है लिमिटेशंस, डिमेरिट्स है। तो डिमेरिट्स करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। पहला, डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब जाहिर सी बात है, जो सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ सालों से काम कर रहे हैं उनको अगर प्रमोशन ना मिलकर किसी बाहरी आदमी को मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं रहेंगे, मन लगाकर काम नहीं करेंगे, बोलेंगे यार काम करते हैं हम, किसी और को प्रमोशन मिल जाता है यार, कोई और एम्प्लॉयज़ आकर अपना जॉब करने लगता है, तो ये गलत होता है, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं लोग पहले से जो काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़। ठीक, सेकंड पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग। अब ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग कहने का मतलब क्या, कि ये प्रोसेस करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाता है करने में। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है
टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू करना, बहुत ही डिफ़िकल्टी वाला टास्क है, ठीक है। तो पैसा भी ज़्यादा लगता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अब जाहिर सी बात है, इतने टाइम लगाने के बाद, इतने कॉस्ट लगाने के बाद अगर हमको गलत एम्प्लॉयज़ कहीं मिल गया तो फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बैंड बजने वाला है। मतलब कि अच्छे से एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पाएंगे, ये लोग, वो उसको समझ में नहीं आएगा या फिर रिज़ाइन कर देगा, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको नए एम्प्लॉयज़ है, कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ना उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होने लगता है। लास्ट पॉइंट है लेंदी प्रोसेस। अभी बताएं कि इसमें हायर करने में बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होते हैं, हमारे डेमेरिट्स बन जाते हैं किसके, रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपको अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।